Hello and welcome guys, and yes, before you watch this video I have a small message for all my students from down south. I know guys, you face problem in watching some of my videos which are not made in English, they are made in Hindi, but guys, the courses which I have launched only in Hindi for the benefit of the country as a whole, those courses are not available in English. I know you face difficulty in watching certain videos which are made in Hindi, but it's a promise, it's a commitment to all of you. I will soon come up with marathons of my respective subjects which will be entirely in English. And yes, just like I've recorded cost audit and BVM SPM in English, I commit to you that I have this plan in mind that I'll be coming up with English videos for other subjects as well. Till that time, I will be putting up marathons, I'll be putting up some short videos on the subjects. Enjoy those videos. And yes, now enjoy this particular video. All the very best and happy studying. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरा करती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मुझको मिलती थी तब मुझसे पूछती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। इस पूरी दुनिया के 90% लड़के इस चीज से परेशान रहते हैं कि शायद उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। 90% लड़के जब टीनेज में होते हैं, हाँ भाई हाँ, मैं भी कभी टीनेज में था, तो यही प्रॉब्लम होती है सब लड़कों की कि उसके मन में शायद मेरे लिए कुछ है। अरे वो स्माइल पास करती है मुझे देख के, मुझसे बातें करती है कॉल पे, व्हाट्सएप करती है, बहुत ज्यादा मेरी केयर करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो लड़के के दोस्त होते हैं वो सब क्या कहते हैं लड़के को, वो सब कहते हैं भाई डॉग पालो, कैट पालो, चिड़िया पालो, खरगोश पालो, गलत फहमी मत पालो। तो भाई ये जो गलत फहमी है ये आधार बनती है हमारे आज के टॉपिक का। आज का हमारा बड़ा अच्छा और बड़ा मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो है एडवांस रूलिंग। तो जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़कियों का इंडिकेशन देना लड़कों को मार देता है, या इंडिकेशन ना भी देना, लड़के कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ है और इस चक्कर में बेचारे मारे जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज में जो इसी तरह के किसी प्रलोभन में आके, इसी तरह के किसी रिएक्शन, फेशियल रिएक्शन में आके उसने ऐसा अज्यूम कर लिया कि भाई हमारे क्लास की एक लड़की वाकई उससे अफेक्शनेट है, वाकई उससे कि उसके मन में कुछ है उस लड़की के लिए, लड़के के लिए। तो ऐसा गलत फहमी मेरे एक दोस्त ने पाल ली। बेचारा गया प्रपोज करने के लिए उस लड़की को वैलेंटाइंस डे पे, उससे पहले बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे चॉकलेट्स उसको देता रहा लगातार, और फाइनली वैलेंटाइंस डे पे उसे प्रपोज किया। और अगले दिन हमारा वो दोस्त जब कॉलेज आया तो उसके चेहरे पे एक निशान बना हुआ था गोल सा। बोला तो उसने ये कि भाई ये तो मच्छर ने काट लिया, लेकिन हमें पता है वो लड़की हाई हील्स पहनती थी, पेंसिल हील। और उसकी इतनी पिटाई हुई ना हमारे दोस्त की कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है भाई। हमने उससे पूछा, अरे भाई हम कह रहे थे तुझे गलत फहमी है। तो हमारा दोस्त क्या कहता है, काश मुझे पहले से पता चल जाता कि ऐसा कुछ नहीं है, काश ये गलत फहमी मुझे ना होती जो मैंने कई महीनों से पाल रखी थी। काश ऐसा हो जाता कि मुझे पहले से पता चल जाता कि कुछ नहीं है, तो मैं इतना एफर्ट, इतना टाइम, इतना इमोशंस, इतने पैसे इन्वेस्ट ना करता। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भाई अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सर आज लगता है आपका पढ़ाने का मूड नहीं है, आप आज फिलॉसफी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने का आपका कोई मूड लग नहीं रहा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं बेस सेट कर रहा हूं, मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूं मेरे अगले टॉपिक का नाम है एडवांस रूलिंग। जो सिचुएशन आज पूरे वर्ल्ड के लड़कों की है, या कहूं
हिंदुस्तान के लड़कों की है, वही सिचुएशन आज इनकम टैक्स असेसीज की है, टैक्स पेयर्स की है, स्पेशली उन टैक्स पेयर्स की जो हिंदुस्तान के बाहर से इंडिया में आते हैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, या जो ऐसा सोच रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के एक बहुत बड़ा माइंड में क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत बड़ा द्वंद्व होता है कि हम किस रेट पे टैक्स होंगे, हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का जो एएलपी निकल के आएगा वो क्या होगा, कहीं हमारी कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं बन जाएगी इंडिया में जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल प्रॉफिट जो हमारी पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उनको भी इंडिया में टैक्स कर लिया जाएगा, कहीं ऐसी कोई हमारी कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं बन जाएगी। टैक्स रेट हमारे पे क्या एलिजिबल होगा, क्या हमें बेनिफिशियल टैक्स रेट रेजिम का कोई भाई बेनिफिट मिलेगा, क्या कोई डिडक्शन, क्या कोई एग्जेम्पशन, क्या किसी तरह का कोई बेनिफिट हमको अवेलेबल होगा एज अ नॉन रेजिडेंट। इस तरह के 10,000 सवाल किसी भी नॉन रेजिडेंट के किसी भी एमएनसी के दिमाग में रहते हैं जब वो इंडिया में आता है अपना बिजनेस करने। अब भाई पहले के जमाने में वो लोग क्या करते थे, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को फीस देते थे और उनसे एक ओपिनियन ले लेते थे। वो कहते थे कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, कॉस्ट अकाउंटेंट साहब, लो भाई लो फीस लो और हमें एक ओपिनियन दे दो कि बता दो हमारा टैक्स लायबिलिटी हम पे लगेगा या नहीं लगेगा, हमारे पे कितना टैक्स लगेगा, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनेगी नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो कितना टैक्स चार्ज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा आप हमें ब्यौरा दो और हमको फीस चार्ज कर लो। तो उस केस में भाई जो टैक्स कंसल्टेंट होते थे फीस तो बहुत अच्छी चार्ज कर लेते थे, पैसा तो बहुत अच्छा कमा लेते थे, तो पैसे तो दे देते थे टैक्स कंसल्टेंट को, उनकी फीस भी दे देते थे, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं आती थी क्योंकि कल को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकर गया अपनी उनकी बात से जो सीए ने बोली, क्योंकि सीए की बात कोई बाध्य थोड़ी है भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल को अगर मुकर गया तो जो एमएनसी होता था उसका दोहरा नुकसान नंबर 1, जो फीस पे करी टैक्स कंसल्टेंट को वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दूसरी बात, जो सोच के आया था कि इतना टैक्स लगेगा, इतना टैक्स नहीं लगेगा, जब वो बात पलट गई और ज्यादा टैक्स लग गया तो नुकसान नंबर 2। ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी सिचुएशन में लिटिगेशन में पढ़ना एमएनसी के लिए सबसे बड़ा हॉरर बन जाता है कि भाई हम लिटिगेशन में अब जाएं, सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में लड़ते रहें केस, बड़ा दुखदाई हो जाता है भाई। बहुत प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डिलेड प्रोसेस है, कोई भी एमएनसी इस वाले प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहता। एमएनसी कहता है लिटिगेशन से बचा लो, हम कुछ भी आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे, बस हमें लिटिगेशन से बचा लो। हम लिटिगेशन नहीं एंटरटेन करना चाहते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हमें तो टैक्स सर्टेनिटी दे दो। टैक्स सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, हमें पहले से ही बता दो कि हम जो इनकम अर्न करेंगे उस पर तुम हमसे कितना टैक्स लोगे, पीई बनाओगे या नहीं बनाओगे, हमें पहले से ही सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे दो, सारे के सारे एश्योरेंस दे दो। लेकिन ऐसे एश्योरेंस देना जो बाध्य हो, बाध्य मतलब कल को मुकरना मत, कल को ये मत कहना कि ठीक है अभी तो हमें बुलाने के लिए इंडिया में तुमने कह दिया हाँ तुम्हें पी नहीं बनाएंगे, तुम्हारा टैक्स रेट कम रखेंगे, ऐसे नहीं। कल को जब हम आ जाएं, जब ट्रांजैक्शन हो जाए तब भी अपने वर्ड्स पे कायम रहना, तब भी आप हमको वही जो आपने इनिशियली वादा किया था वही ट्रीटमेंट आप हमें तब भी देना। ऐसा हमें वादा करो तो हम इंडिया में आए, अदरवाइज हम इंडिया में नहीं आएंगे। तो भाई ऐसी गुहार सुन के बाहर के देश के लोगों की बोला गया कि भाई अरे आ जाओ भाई, टेंशन लेने की क्या बात है, हम निष्पक्ष, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है एकदम निष्पक्ष है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम लड़ना आगे जाके, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम आगे जाके लड़ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें जस्टिस मिलेगा हर स्टेज पे। तो एमएनसी कहती है जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं अपनी बात को दोहराता हूं, मैं लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहता, आई वॉन्ट टू do my business rather than investing my time and my money, my efforts in litigation। मैं litigation में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं इंडिया में आऊंगा मैं इसी शर्त पे आऊंगा कि आप मुझे litigation के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर मत करना। मैं litigation के दरवाजे नहीं खटखटाना चाहता। आपके जो अपने रेजिडेंट्स हैं वो लोग लिटिगेशन करते रहें, उनसे आप लिटिगेशन करवाइए, मैं लिटिगेशन नहीं करना चाहता, मैं किसी भी तरह की लिटिगेटिव एक्टिविटीज में नहीं पढ़ना चाहता।
मुझे आप टैक्स सर्टेनिटी दे दीजिए एट द इनिशियल स्टेज, जब मैं अपना बिजनेस लॉन्च कर रहा हूं या जब मैं इंडिया में आ रहा हूं, उसी स्टेज पे आप मुझे एक सर्टेनिटी दे दीजिए, एक कमिटमेंट दीजिए कि हां आप मेरे से एक व्यवहार जो करेंगे वो फिक्स व्यवहार करेंगे, वो सॉलिड व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कुछ बोल दिया फिर बाद में कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे से सटीक व्यवहार करिए और पहले से मुझे बताइए कि आप मेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं। तो ये सब बातें सुन के और इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की कमियां देखते हुए, क्योंकि देखो कमी अपने घर में भी है। आज के डेट में इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में जो इनकम टैक्स केसेस पेंडिंग है, दे रन इनटू लैक्स एंड लैक्स इन नंबर। एडिक्वेट जजेस नहीं है, एडिक्वेट कोर्ट नहीं है, कोर्ट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्पीडी मैनर में सारे के सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सके, और पुराने केस खत्म नहीं होते कि नए केस ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम इज रियली ओवरबर्डन्ड विद पेंडिंग लिटिगेशन। तो ये फैक्ट है, ये बात सच है, इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता, इस बात को कोई भी नेगेट नहीं कर सकता भाई। ऐसी परिस्थिति में जरूरत है एमएनसीज को एक आश्वासन देने की, जरूरत है एमएनसीज को एक ठोस ऐसा रिपोर्ट देने की या ऑर्डर देने की, लिखित में उससे अग्री करने की कि हां भाई हां हम तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, तुम आओ इंडिया में, कोई टेंशन नहीं है, तुमसे इस रेट पे टैक्स लिया जाएगा, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसके लिए एडिशनल टैक्स तुम्हें कितना भरना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के तुम्हारे क्या मुद्दे होंगे, किसी भी तरह का कोई भी तुम्हारा इनकम टैक्स से रिलेटेड मुद्दा है, तुम पहले से ही बता दो कि एमएनसी का किस तरह से उसका रेजोल्यूशन होगा, क्या इशू का पॉसिबल रेजोल्यूशन है, क्या इशू का सॉल्यूशन है, पहले से ही बता दो। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एडवांस रूलिंग। तो देखना, जो तुमने इंटर में, सीएम में इंटर में लिटिगेशन पढ़ा है, सीआईटी अपील, आईटीआईटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब अब ट्रांजैक्शन तो हो गई जो होनी थी, ठीक है, उस पर टैक्स भी पे कर दिया गया जो पे करना था, अब उस पर लड़ाई चल रही है, तो आदमी मर चुका है, मुर्दा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ठीक है। मुर्दा का पोस्टमार्टम इज द नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम विच इज प्रेवलेंट इन द कंट्री, बट दिस इज नॉट पोस्टमार्टम। ये तो हम जब ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है उससे भी पहले अगर हम कोई रूलिंग दे दें, अगर हम अपना जजमेंट दे दें, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना जजमेंट दे दे कि सुनो भाई अगर ये वाली ट्रांजैक्शन इंडिया में एंटर होती है तो इस पे ये टैक्स रेट लगेगा, इस तरह से हम तुम्हारा इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, इस नजरिए से देखेंगे, इतना प्रॉफिट तुम्हारा हम बोलेंगे कि अर्न हुआ है, प्रॉफिट के बाद उस पर जो टैक्स लगेगा वो इतना लगेगा। अगर तुम पहले से ही बता दो, पहले से ही रूलिंग दे दो, तो मैं उसको बोलूंगा एडवांस रूलिंग, और बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, स्पेशली नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अरे सेक्शन जब आया था नॉन रेजिडेंट्स के लिए ही आया था, लेकिन इतना जबरदस्त बेनिफिट देखने के बाद रेजिडेंट्स भी लालायित हो गए, ललचा गए रेजिडेंट्स भी अपने ट्रांजैक्शंस को एआर में ले जाने लगे, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में ले जाने लगे, और उनके लिए भी अप्लाई किया गया सब्सिक्वेंटली ये सेक्शन। लेकिन इनिशियली जब सेक्शन आया था तो वो किसके लिए एम कर रहा था, किसकी तरफ टारगेटेड था? टारगेट था भाई नॉन रेजिडेंट जो घबराते थे इंडिया में आने से। मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बताया है, टैक्स टेररिज्म। तो वो कहते थे इंडियंस आर टैक्स टेररिस्ट, टैक्स के मामले में टेररिस्ट है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा एमएनसीज कहती थी। तो वो जो घबराते थे इंडिया में आने से, वो जो हिचकिचाते थे इंडिया में आने से, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उन नॉन रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में। सब्सिक्वेंट ईयर्स में कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया टू द रेजिडेंट्स एज वेल। रेजिडेंट्स को भी बोला गया कि ठीक है भाई आप भी इस कंसेप्ट के तहत अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दो, और आपके भी कोई ऐसे मैटर हैं जिनमें आप एडवांस में क्लैरिटी चाहते हो। ये मोर इन टर्म्स ऑफ रूलिंग नहीं है या एडजुडिकेशन या केस नहीं है, ये मोर इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी है। क्लैरिटी देना कि भाई इस ट्रांजैक्शन का क्या हश्र होगा, उसे कहते हैं भाई एडवांस रूलिंग। जो चीज एडवांस में आए, जो रूलिंग एडवांस में आए, उसे बोलते हैं एडवांस रूलिंग। और सबसे खास बात एडवांस रूलिंग भी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये ट्रांजैक्शन से भी पहले आ रही है, सबसे खास बात इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज कह रही हैं वी विल अबाइड बाय इट, वी विल अबाइड बाय इट। हम लोग इसके प्रति खड़े रहेंगे, हम लोग कभी इस अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। तो सपोज आज हमने वादा कर दिया कि तुम्हारी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनाएंगे, कल को जब तुम इंडिया में आ जाओ और काम करना शुरू कर दो, तब हम ये तुमसे नहीं कहेंगे कि नहीं भाई अब तो तुम्हारी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन गई। सो the advance ruling is binding on the income tax authorities as well as the assessee.
असेसी पे भी एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे भी एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती है। मतलब कल को इनकम टैक्स अथॉरिटी ये नहीं कह सकता कि भाई वो एडवांस रूलिंग को करो परे, मैंने तो अब अपना आज फ्रेश ज्यूरिसडिक्शन करके फ्रेश एडजुडिकेशन करके फ्रेश एक ऑर्डर पास कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे बाइंडिंग होती है ये एडवांस रूलिंग, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब एमएनसीज खुश हैं, एमएनसीज बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि अब उन्हें टेंशन नहीं रहेगी कि भाई जब हम इंडिया में चले जाएं, काम करना शुरू कर दें, अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, एम्प्लॉयज को हायर कर लें, प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दें, सेल करनी स्टार्ट कर दें, सारा एक्टिविटी जब कर दें उसके बाद हमसे बोला जाएगा कि एडिशनल टैक्स लो। ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब एमएनसीज को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ भाई हाँ, वी आर नाउ नॉट सब्जेक्ट टू एनी अनफेयर टैक्स रेजीम। हम लोगों को पहले बता दिया गया है, ट्रांजैक्शन शुरू करने से भी पहले बता दिया गया है कि आपको इतने परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। पहले ही बता दिया गया है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होगी या नहीं होगी। पहले ही बता दिया गया है कौन कौन सी एक्टिविटीज इंडिया में टैक्स होंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज बाहर टैक्स होंगी। तो पता है ऑफशोर और ऑनशोर दो तरह के सप्लाईज और सर्विसेज होते हैं। ऑफशोर मतलब जो इंडिया के बाहर काम हो रहा है, ऑनशोर मतलब जो इंडिया के जमीन पे काम हो रहा है। तो उन सर्विसेज और सप्लाई में बाइफिकेट करके आपको ये तक बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी इंडिया में टैक्स होगी, कौन कौन सी एक्टिविटी इंडिया में टैक्स नहीं होगी। सारी चीजें खोल के एकदम आपको बता दी जाएंगी। और हां, इनकम टैक्स अथॉरिटी वादा करती हैं कि हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। हमारे ऊपर जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का डिसीजन होगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, हम कभी भी इससे मुकरेंगे नहीं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेप विच वॉज टेकन in respect of the non-residents to bring tax certainty in India. This concept is known as authority of advance ruling. सर, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जिससे हम लड़कियों की मन की बात भी एडवांस में जान पाएं, जिससे पता लग जाए कि अगर हम उन्हें प्रपोज करें तो वो हाँ करेंगी या ना करेंगी? क्या ऐसी कोई अथॉरिटी है? नालायक, पढ़ो पहले कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। तो चलो आओ देखते हैं कौन कौन वो लोग हैं जो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी सीबीडीटी के पास। सीबीडीटी ने एक अथॉरिटी बनाई है, जिस अथॉरिटी का नाम है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जिसे कहते हैं AAR। और इस AAR में जितनी भी अथॉरिटी जितना भी एडवांस रूलिंग का काम है, दामोदार है, वो सारा का सारा इस अथॉरिटी को दिया गया है, विच इज नोन एज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कौन कौन वो एप्लीकेंट हैं जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये हम प्रपोज कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में जाना। देखो, अब प्रपोज जिस ट्रांजैक्शन में करने जा रहे हो उसके लिए भी AAR फाइल हो सकती है, और जिस ट्रांजैक्शन में आप ऑलरेडी कर चुके हो पास्ट में उसके लिए भी AAR फाइल हो सकती है। दोनों के लिए AAR फाइल हो सकती है। बस एक छोटी सी शर्त है, शर्त यह है जो पास्ट में ट्रांजैक्शन कर चुके हो उसके लिए AAR तभी फाइल होगी अगर वो मैटर लिटिगेशन में नहीं ऑलरेडी फंसा हुआ। क्योंकि अगर वो मैटर ऑलरेडी लिटिगेशन में फंसा हुआ है फिर AAR वाले भाई आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर तो जो लिटिगेशन वाले कहेंगे, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहेगा, वो बाध्य होगा आपके ऊपर। फिर आप उस समय AAR के पास नहीं जा सकते कि देखो मेरा मैटर हाई कोर्ट पे पेंडिंग है लेकिन स्टिल मैं आपसे एक एडवांस में राय लेना चाहता हूं। एडवांस राय लेने का मतलब यही है कि तुम लिटिगेशन में नहीं फंसे हो, लिटिगेशन में फंसने से पहले तुमने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन फाइल कर दी। वही एडवांस रूलिंग का मेन एसेंस है। So, who can be the applicant in authority for advance ruling? कौन अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए? कौन एप्लीकेंट हो सकता है AAR के बिफोर? कोई भी नॉन रेजिडेंट भाई अप्लाई कर सकता है AAR के लिए। अच्छा, दो सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता है, प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकता है और पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो जो AAR है, एडवांस रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो दो एप्लीकेंट्स के लिए खुला हुआ है। एक, जो बंदा प्रपोज कर रहा है मैं फ्यूचर में ये वाली ट्रांजैक्शन करने वाला हूं। दूसरा, जो बंदा ऑलरेडी अंडरटेक कर चुका है। एक जो प्रपोज कर रहा है अंडरटेक करने की, दूसरा जो ऑलरेडी अंडरटेक कर चुका है। तो प्रपोज ट्रांजैक्शंस के लिए भी और पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए भी AAR फाइल हो सकता है, AAR फाइल हो सकता है। बस ध्यान में ये रखना है कि जो पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी भी लेवल पे लिटिगेशन में फंसी हुई ना हो। वो लिटिगेशन में अगर फंसी हुई उस पे फिर AAR रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन को और AAR एडजुडिकेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब ये था नॉन रेजिडेंट। अब वो रेजिडेंट हु इज प्रपोजिंग अ ट्रांजैक्शन विद NR,
एक ऐसा रेजिडेंट जो एनआर के साथ ट्रांजैक्शन प्रपोज कर रहा है। तो मैं तुम्हें देता हूं यहां पर एक एग्जांपल। भाई इंडिया में एक कंपनी है आईको, फॉरेन में कंपनी है एफको। एफको इंडिया की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। अब एफको को यह जानना है कि उस जॉइंट वेंचर के चलते, उस प्रपोज ट्रांजैक्शन के चलते कितना टैक्स एफको को इंडिया में रीपे करना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा। यह टैक्स देने की सर्टेनिटी लाने के लिए एफको ने एआर फाइल करी, वैलिड फाइलिंग अंडर द फर्स्ट क्लॉज ऑफ एप्लीकेंट्स। अब ऐसा हो सकता है एफको आईको को बोले, सुनो आईको, भाई मैं तो नया हूं, मेरे को नहीं पता इंडिया में टैक्स लॉ कैसे हैं, कैसे एआर फाइल करी जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे क्या होता है, मुझे ये सब बातें नहीं पता। तो क्यों ना तुम जो मेरी ट्रांजैक्शन में एंटर होने वाले हो, तुम भी तो मेरे साथ हो ना, तुम भी तो मेरे साथ एक ट्रांजैक्शन में एंटर होने वाले हो, क्यों ना तुम इस ट्रांजैक्शन का हवाला देके कि भाई मैं एनआर के साथ ये वाली ट्रांजैक्शन में एंटर होने वाला हूं, जरा बता दो इस पे कितना टैक्सेबिलिटी आएगा इस वाली ट्रांजैक्शन पे, तो क्यों ना तुम मेरे बिहाफ पे एआर फाइल कर लो। तो हां भैया, एक ऐसा रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन प्रपोज कर रहा है या किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो चुका है, उस रेजिडेंट को भी परमिट होता है एआर फाइल करना, एआर को ऑब्टेन करना। तो नॉन रेजिडेंट तो ऑफ कोर्स जो प्रपोज कर रहा है किसी रेजिडेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन, या जो पास में ट्रांजैक्शन कर चुका है किसी रेजिडेंट के साथ, डेफिनेटली वो तो एलिजिबल है ही है एप्लीकेशन फाइल करने के। ऐसा रेजिडेंट जो प्रपोज कर रहा है किसी नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन करने में, या फिर कर चुका है ट्रांजैक्शन किसी भी नॉन रेजिडेंट के साथ, वो भी भाई एलिजिबल होता है एआर को फाइल करने के। ठीक है सर, तो क्लॉज ए, क्लॉज बी, अगेन भाई इसके अंदर भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन भी और पास्ट ट्रांजैक्शन भी। दोनों ट्रांजैक्शन एलिजिबल होती हैं एआर को फाइल करने के, और दोनों ट्रांजैक्शन में रेजिडेंट जो किसी एनआर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने वाला है वो फाइल कर सकता है अपनी ट्रांजैक्शन को। एआर बता देगा कि हाँ भाई हाँ, ये टैक्स इंप्लीकेशंस होंगे इस वाली ट्रांजैक्शन के, इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, इस रेट पे टैक्स होगा, तुम्हें ये फाइलिंग्स करनी पड़ेंगी, तुम्हारा जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का स्टेटस है वो ये रहेगा, सब कुछ क्लैरिटी इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज दे देंगी फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट के बिहाफ पे। मतलब जो फाइल कर रहा होगा वो रेजिडेंट होगा, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन दी जा रही होगी वो नॉन रेजिडेंट कंपनी को होगी। तो ये दोनों क्लॉज थे जो नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट पहुंचा रहे थे, जो नॉन रेजिडेंट की ट्रांजैक्शन के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से एडवांस रूलिंग प्राप्त कर रहे थे। अब आओ थर्ड, सपोज कोई रेजिडेंट है जो किसी नॉन रेजिडेंट के साथ डीलिंग नहीं कर रहा, वो अपनी ट्रांजैक्शन के लिए क्लैरिफिकेशन चाहता है कि भाई सुनो इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बता दो ये ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूं, बता दो इस पे टैक्स कितना लगेगा, क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, मुझे क्लैरिटी दे दो। तो क्या हम एक रेजिडेंट को जिसका नॉन रेजिडेंट से कोई सरोकार नहीं है, कोई नाता नहीं है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, क्या एक ऐसा रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट से कोई टच में नहीं है, किसी भी तरह से नॉन रेजिडेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, क्या वो अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए एआर के पास जा सकता है? क्या बिल्कुल जा सकता है भाई, अगर वो ट्रांजैक्शन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू की है तो छोटे मोटी चीजों के लिए नहीं, रेजिडेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, नहीं तो ऐसे तो हर रेजिडेंट एआर में भागेगा, हर रेजिडेंट अपनी ट्रांजैक्शंस को एआर से वेट कराना चाहेगा। तो ऐसा नहीं कि हर ट्रांजैक्शन को हम रेजिडेंट की एआर में फाइल होने की परमिशन दे देंगे। हम कहेंगे रेजिडेंट, अगर तुम रेजिडेंट हो और तुम्हारा नॉन रेजिडेंट से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, बेनिफिट तो चलो हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हमारे पास लेके आना, छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची ट्रांजैक्शन 1-2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के हमारे पास मत लाना। बेयर मिनिमम जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 करोड़ से ऊपर। अगर तुम्हारी बेयर मिनिमम ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 100 करोड़ से ऊपर, हम तुम्हें परमिट कर देंगे कि हां तुम एआर में अपना एप्लीकेशन फाइल कर दो, और एआर तुमको बता देगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन का टैक्स इंप्लीकेशन क्या क्या होगा। नेक्स्ट कैटेगरी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 236A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पब्लिक सेक्टर कंपनी इज द कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी या प्रोविंशियल एक्ट के अंडर जो कंपनी बनी है उन्हें बोला जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो यहां पर ये वाला सेक्शन पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे भी अप्लाई करता है। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज चाहें तो अपने टैक्स का एडवांस में डिटर्मिनेशन करवा सकती हैं बाय द AAR। AAR में पब्लिक सेक्टर कंपनीज कैन ऑल्सो बी एन एप्लीकेंट। And last is a resident or a non-resident
who wants to know whether the activity which is being carried out is categorized as impermissible avoidance agreement. याद है गार हमने पढ़ा था, गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, उसके अंदर पढ़ा था इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स, ऐसे अग्रीमेंट्स जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए एंटर हुए हैं और वो इम्परमिसिबल हैं। तो भाई ऐसे इम्परमिसिबल अग्रीमेंट्स जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए एंटर हुए हैं, ऐसे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स को भी एप्लीकेंट ला सकता है एआर के बिफोर। एआर से पूछ सकता है कि अरे एआर बताना जरा, देखो जरा मेरे इस अग्रीमेंट को देखो जो मैं एंटर कर रहा हूं, इस अग्रीमेंट में क्या तुम्हें कहीं भी एंटी अवॉइडेंस टैक्स का, क्या अवॉइडेंस ऑफ टैक्स का भनक लग रही है, क्या अवॉइडेंस ऑफ टैक्स का तुम्हें कोई रिस्क लग रहा है, तो जरा मुझे बता दो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वाली ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंडर आ जाएगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है किसी भी एप्लीकेंट का एआर भरने का। सिर्फ इनकम टैक्स लायबिलिटी असर्टेन करना ही कारण नहीं हो सकता, यह कारण भी हो सकता है कि वो ये जानना चाहता है कि जो मैं ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा हूं कहीं वो गार के प्रोविजंस के तहत इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट ना बन जाए, क्योंकि अगर वो बन गया इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, फिर भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी के हाथों में होता है कि क्या पनिशमेंट दें ऐसे एसएससी को, क्या उसके साथ व्यवहार करें, क्या उसके साथ सलूक करें। हमने गार पढ़ा है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग लॉज, वन ऑफ द मोस्ट हार्श लॉज विच इंडियन इनकम टैक्स एक्ट हैज is the provision of GAR. सो कोई एप्लीकेंट ये भी असर्टेन करने के लिए कि क्या ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, ये चीज असर्टेन करने के लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। तो ये सारे एप्लीकेंट हैं जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं और ये अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं भाई कि बता दो कि हम क्या करें, हम इस सिचुएशन में तुम बता दो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कि अगर ये वाली ट्रांजैक्शन है, ये वाली सिचुएशन है, तो तुम इसको किस तरह देखोगे, किस नजरिए से देखोगे, इस पे कितना टैक्स रेट लगाओगे, कैसे हम पे टैक्स लवाई करोगे और कौन से प्रोविजन लॉ के हैं जो हम पे लवाई करोगे, हमें पहले से ही डिटेल में बता दो। अगर तुमने ये सब चीजें हमें पहले से डिटेल में बता दिया, हम एटलीस्ट तैयार रहेंगे, हम एटलीस्ट एक अपना प्रोविजन बना के रखेंगे कि हाँ भाई हाँ इतना टैक्स तो हमें देना ही देना है, इस तरह के टैक्स हम पे करने का सोच रहे हैं, तो इस तरह के हम प्रोविजन बना के रखेंगे। प्रॉफिट्स को हम फिर उसी हिसाब से एस्टिमेट करेंगे और उनका प्रोवाइड फॉर करेंगे, डिविडेंड्स हम उसी हिसाब से डिक्लेयर करेंगे, सब कुछ हम उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से तुम हमें गाइड करोगे कि इनकम टैक्स कितना बनेगा। सो दीज आर द पीपल हु कैन बी एप्लीकेंट इन केस ऑफ एन एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग के केस में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं टू द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फॉर ऑब्टेनिंग एन एडवांस रूलिंग ऑन एनी ट्रांजैक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन अंडरटेकन और अ ट्रांजैक्शन विच इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन इन द फ्यूचर। दोनों ही सिचुएशन में एप्लीकेंट्स ये वाले हो सकते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई भाई। कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जिन चीजों पे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपना एडजुडिकेशन नहीं देगी, वो मना कर देगी, तुम्हारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, तुम्हारी एप्लीकेशन को खारिज कर देगी सिरे से। वो कौन से केसेस हैं जहां एडवांस रूलिंग अपना रूलिंग नहीं देगी, रिजेक्ट हो जाएगी तुम्हारी एप्लीकेशन। नंबर 1, केस पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी और कोर्ट। भाई अगर तुम्हारा केस पहले से ही लिटिगेशन में फंसा हुआ है तो फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तुम्हारे को जजमेंट नहीं दे सकती। सर हम ना छुपा लेंगे, हम छुपा लेंगे कि हमारा केस कहीं लिटिगेशन में फंसा हुआ है। भाई लिटिगेशन में फंसे हुए केस कभी छुपते नहीं हैं। जरा जाना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, जाना ITAT की वेबसाइट पे, तुमको वहां पर नाम से, एसएससी के नाम से, एसएससी का जो नाम है उसके बेसिस पे उस एसएससी के कितने असेसमेंट खुले हुए हैं, कितनी अपील खुली हुई हैं, कितने केसेस स्क्रूटिनी में, अभी सब कुछ पता लग जाता है। पब्लिक डोमेन में अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो चाहे पता कर सकता है। तो तुम झूठ बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते एआर के बिफोर या किसी के भी बिफोर। देखो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, इतना ज्यादा कनेक्टेड है सारे रिसोर्सेज एक दूसरे से कि एक चीज का पता दूसरे आदमी को लगता ही लगता है। तो तुम ये नहीं कह सकते सर मैं तो बताऊंगा ही नहीं कि मेरा केस पेंडिंग है और मैं एआर के पास रूलिंग लेने चल जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर वैसे करके तुम रूलिंग ले भी आए तो उस रूलिंग का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो रूलिंग वॉइड एब इनिशियो होगी, सिरे से खारिज, उसका कोई स्टैंडिंग नहीं होगा, उस रूलिंग का कोई भी तथ्य नहीं होगा, कोई भी बेस नहीं होगा। ले आओ रूलिंग लाना चाहते हो तो, लेकिन इसकी रूलिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर रूलिंग की वैल्यू बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली कोई केस इस रूलिंग के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए।
ठीक है सर। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो भाई एक बात ध्यान रखना कि फेयर मार्केट वैल्यू असरटेन करना इनकम टैक्स एक्ट के ही अंदर कई कई जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। कई कई जगह लॉ ऐसा कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कहता है कि भाई इस वाली ट्रांजैक्शन की जो टैक्सेशन लगेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लगेगी। जो भी इस एसेट का, जो भी इस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो असरटेन करवाऊंगा मैं, और उसके बेसिस पे जो टैक्स बनेगा वो उस फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बनेगा। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस कहते हैं। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फेयर वैल्यूएशन। वो इनकम टैक्स एक्ट में तो एक्सपर्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में जो बातें लिखी हैं उसको तो वो बता देंगे, लेकिन अगर तुम उनसे बोलोगे सर इसका फेयर मार्केट वैल्यू करके हमको दे दो, authority of advanced ruling is not an expert in that respect. So any application which requires determination of fair market value of the property is rejected by AAR. AAR उसको reject कर देगी, AAR उसको सिरे से खारिज कर देगी. And third, transactions which are prima facie entered into for avoidance of tax. prima facie का क्या मतलब होता है? On the फेस ऑफ इट। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, अगर कोई ऐसी डीलिंग है जो सामने सामने पता लग रहा है कि ये टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है, इसका जो मेन पर्पस है वो टैक्स को अवॉइड करना है, ऐसा सामने सामने पता लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि ये वाली जो पूरी ट्रांजैक्शन है या वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसलिए करा गया है क्योंकि हम टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। सामने सामने एपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई मींस प्राइम जो फेस है, फेस से ही पता लग रहा है, कोई डाउट ही नहीं है कि ये तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए वाली ट्रांजैक्शन बनाई गई है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन एआर के बिफोर आती है और एसएससी उस ट्रांजैक्शन पे अपने कोई भी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, किसी भी तरह के कोई सवाल जवाब करता है, पी बनेगी नहीं बनेगी, टैक्स रेट कितना लगेगा, बेनिफिशियल रेजिम एप्लीकेबल होगा, डिडक्शन क्या होगा, कुछ भी पूछता है, अथॉरिटी के पास राइट है कि वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। अथॉरिटी कहेगी भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरी की पूरी टैक्स अवॉइड करने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए मैं इसका कोई पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स इंप्लीकेशन भी डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं इसका कोई छोटे से पार्ट पे भी अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एक फसाड है, एक दिखावा है, एक छलावा है, इसका मेन पर्पस टैक्स को अवॉइड करना ही है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए ही बनी है तो उस वाली ट्रांजैक्शन पे अथॉरिटी सीधा उसको खारिज कर देगी, सीधा उसको रिजेक्ट कर देगी। वो अगर मान लो कोई बहुत छोटा सा, वो पूरी ट्रांजैक्शन पे एआर नहीं मांग रहे, हम कोई बहुत छोटी सी उसकी ट्रांजैक्शन के किसी लिम्ब पे, किसी लेग पे रूलिंग मान रहे हैं, तो वो एआर भाई रिजेक्ट कर देगी, रूलिंग नहीं देगी। तो ये तीन सर्कमस्टांस हैं जहां पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक चीज फुलफिल नहीं करी तो। So these are the exclusions to the provisions of advance ruling. अब एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है भाई? एप्लीकेबिलिटी का मतलब है बाइंडिंग ऑन, मतलब रूलिंग जब आ गई किस पे बाइंडिंग होगी, किस पे एप्लीकेबल होगी, किस पे बाध्य होगी, बाध्य किसको बाध्य कर देगी, किस पे अपना पूरा मतलब भार सौंप देगी और कहेगी नहीं तुम्हें वही मानना पड़ेगा जो एआर ने बोला है, इसके अलावा तुम कुछ भी चीज नहीं मांग सकते। तो किस पे बाध्य होगी, देखना किस पे बाध्य होगी। सबसे पहले तो एप्लीकेंट पे बाध्य होगी। जिसने अप्लाई किया है वो कल को ये नहीं कह सकता अरे ये तो मेरे अगेंस्ट आ गई, मैं भाई इस वाली एआर को नहीं मानता। नहीं भाई नहीं, अगेंस्ट आई चाहे पॉजिटिव आई, भाई एप्लीकेंट सोच रहा था पॉजिटिव आएगी, एप्लीकेंट सोच रहा था कि एआर बोलेंगे कि भाई हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं क्रिएट करते आपकी, उसने सोचा था भाई पॉजिटिव आएगी, आ गई नेगेटिव। अब जब नेगेटिव आ गई तो एसएससी कहता है नहीं नहीं मैं इसे फाड़ के फेंक रहा हूं भाई, ये मेरे पे अप्लाई नहीं करती, मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं इस रूलिंग को मानता नहीं। नहीं हो सकता। जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी बाइंडिंग है एआर से, वैसे ही एप्लीकेंट भी बाइंडिंग है एआर से। एआर का डिसीजन एप्लीकेंट पे भी उतना ही स्ट्रांगली इंपोज होगा जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एप्लीकेंट के अगेंस्ट आई एआर तो एप्लीकेंट कह दे नहीं नहीं भाई ये एआर मेरे बाइंडिंग नहीं है, मैं इसको नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एआर फाइल हुई है तो वो एप्लीकेंट और वो जो ट्रांजैक्शन है दोनों पे बाध्य होगी। मैं देता हूं तुम्हें एक एग्जांपल। भाई एक पर्सन है राम ने एआर ली किसी भी इशू पे,
उस इश्यू पे जब राम ने AR ली तो AR आई राम के फेवर में। राम ने जो बात बोली थी, राम ने जो टैक्स का प्रपोजल रखा था, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, राम के फेवर में ये वाली AR आई। बताओ क्या राम का जो भाई है श्याम, वो भी इस वाली AR का बेनिफिट उठा सकता है अपने बिजनेस में? आंसर इज नो, वो बेनिफिट नहीं उठा सकता अपने बिजनेस में। राम का भाई है श्याम, श्याम कहता है अरे राम के फेवर में आ गई है AR, मैं भी इसको अप्लाई करूंगा अपने बिजनेस में और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई तो है मेरा, भाई 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 भाई। तो अगर भाई है मेरा तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को मेरी भी बात माननी पड़ेगी, जैसे राम की बात मान रहे हैं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। An AR is applicable only to the person who has applied for AR. एप्लीकेंट के ही हाथ में AR वैलिड होती है, एप्लीकेंट के अलावा किसी और के भी हाथ में AR बाध्य नहीं होती, AR बाइंडिंग नहीं होती। AR बाइंडिंग होगी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट के हाथ में। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। तो भाई AR जो बाध्य होती है वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे बाध्य होती है जो समय एंटर करी गई है, जिसके लिए AR ली गई है। बड़ा स्पेसिफिक केस होता है AR का। AR उस ट्रांजैक्शन पे बाध्य होती है जिस ट्रांजैक्शन के लिए AR ली गई है। हर किसी चीज पे AR बाध्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, उस ट्रांजैक्शन के लिए बाध्य होगी जिस ट्रांजैक्शन के लिए AR ली गई है। मैं देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। भाई मैं पेन का बिजनेस करता हूं, पेन के बिजनेस करते हुए मैंने एक AR ली कि भाई बता दो इस पेन का जो प्लास्टिक है या वॉटेवर उस पे इनकम टैक्स का इंप्लीकेशन क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, मुझे इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करना बता दो। पेन पे मैंने AR ली। अब अगले साल मैंने पेंसिल भी बनानी शुरू कर दी। मैं कहता हूं अरे जो AR पेंसिल पेन पे थी ना, सिमिलर प्रोडक्ट है दोनों, जो पिछली बार मैंने पेन पे ली थी ना AR, सेम पेंसिल पे भी बाध्य करवा दो। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। AR इज ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक। जिस ट्रांजैक्शन के लिए AR ली गई है उसी ट्रांजैक्शन के लिए बाइंडिंग होती है। हां, तुम रेफर करने के लिए जैसे ऐसे अपने रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो कि हम पेंसिल के लिए भी AR लेने जा रहे हैं, जरा पेन वाली AR पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा था। सिमिलर हो सकता है कोई केस, लेकिन ऐसा बोलो कि जो पेन वाली AR थी वो पेंसिल पे भी अप्लाई करेगी, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता भाई ऐसा। सो AR इज एप्लीकेंट स्पेसिफिक एंड ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक। एप्लीकेंट के लिए स्पेसिफिक होती है, जो एप्लीकेंट जिसने ये वाली AR फाइल करी है उसके लिए स्पेसिफिक है, और जो ट्रांजैक्शन एंटर हुई है उसके लिए स्पेसिफिक है। AR इज ऑलवेज एप्लीकेंट एंड ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक। इट इज नॉट जेनरिक इन नेचर कि भाई हाँ आपने एक प्रोडक्ट के लिए AR ले लिया, आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स में उस AR को अप्लाई कर दिया और कह दिया AO से AO सुनो AR की बात मानो, तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग है ये AR, तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, The AR is binding on income tax authorities. Income tax authorities पे AR binding है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कल को ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई नहीं, AR में तो कुछ कहा था, वो ठीक है, वो बात तो हमने कही थी, उस जमाने में कही थी, AR ने कही थी, छोड़ो आज मैं नई बात कर रहा हूं। नहीं हो सकता। यही तो मेन क्वालिटी है, यही तो मेन ब्यूटी है जिसकी वजह से AR इज सो वेरी पॉपुलर अमंग्स द MNCs। इतनी ज्यादा पॉपुलर है AR MNCs में, इसी क्वालिटी की वजह से है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी बाध्य कर देती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी ये अपने परव्यू में ले आती है।